देखो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। वन बाय वन उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं फैक्टर का नाम बताऊंगी, आप लोग खुद हिसाब लगा लेंगे कि उस फैक्टर पे कैसे डिपेंड करती है। चलो देखो, सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और कोई क्लास छोटी सी है, ना ज्यादा बड़ी क्लास है ना उसमें ज्यादा ही बच्चे हैं, छोटी किसी क्लास है, 4-5 बच्चे हैं और यूं ही टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो मेरा जो होल्ड होगा हर बच्चे पे काफी अच्छी तरह होगा, मुझे सबका पता होगा कौन क्या कर रहा है, ना तो कोई बोल सकेगा ना कोई कहीं जा सकेगा विदाउट परमिशन। ठीक है, अब वहीं पे क्या है, क्लास में बैठे हैं 100 बच्चे बैठे हैं, 150 बच्चे बैठे हैं। अब सबसे पीछे वाला जो बच्चा है वो क्या कर रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस पे मेरा होल्ड कम हो जाएगा जो सबसे लास्ट वाले तक है। तो हम कह देंगे जिस तरह से साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होल्ड कम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे एटम के लिए है कि एटम में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल पे कम हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल पे कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अरे बात समझ में, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो हम कह देंगे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, देखो इसे जरा। लार्जर इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल। जितना ज्यादा न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में डिस्टेंस होगा, वीकर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब दूरी बढ़ गई है तो ध्यान कम रहेगा, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। स्मॉलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में थोड़ी सी भी एनर्जी काम कर जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये क्या है, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। क्यों होगी कम, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ही कम हो जाएगा। जब वो इतने दूर है तो क्या होल्ड रहेगा। नेक्स्ट, चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, खुद बताओ आप, न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज अब जैसे कोई क्लास है, क्लास में एक टीचर की ड्यूटी लगी है, वहीं पे हम 4 टीचर कर दें अलग अलग रो में, हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया। तो अब जो वो सारे इलेक्ट्रॉन है वो होल्ड में रहेंगे सारे के सारे। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं। अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। देखो कैसे, higher is the charge on nucleus, more strongly electron bound to the nucleus cause higher ionization value। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस। समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने एक अलग से लेक्चर करा रखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट के नाम से, उसे देख लेना। नहीं पता अगर किसी को स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्शन होना और न्यूक्लियस के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन में एक स्क्रीन बना देना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। तो स्क्रीनिंग की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो रहा है, और जब इफेक्ट न्यूक्लियस का कम हो रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो स्क्रीन बना देगा न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब स्क्रीन बना दी है तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं रहा तो वो आसानी से निकलेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से। इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस हो गया, ये शेल है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन की तरह काम करता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन व्हिच रिड्यूसेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ शेल या सबशेल। देखो जरा, अब बात आती है, अगर कहीं पे ऐसा है कि हमारी सब शेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, तो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना नहीं चाहती। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एकदम से काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहती। ठीक है, देखो, इफ शेल और सबशेल आर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड देन इट विल बी स्टेबल कॉजिंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। जब वो उसकी हाफ फिल्ड होगी या फुलफिल्ड होगी तो इस केस में उसकी आयनाइजेशन वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज वेरी हाई देन फर्स्ट। यहाँ पे देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है 1s2 2s1। जब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये 2s1 वाला निकलेगा, तो लिथियम क्या करेगा, इस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से निकाल देगा, क्योंकि इसे निकालते ही तो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 वाली, तो इसे वो बहुत जल्दी निकालेगा। ठीक है, पर अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसके बाद हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े Li+1 में से, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें वो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 1s2 वाली सबशेल से। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये अब पूरा फुलफिल्ड है, एस वाली में 2 आते हैं और इसमें 2 ही हैं, तो ये काफी स्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अभी मैंने बताया था कि सेकंड वाली ज्यादा होती है, वही वाला फॉलो करें कि सेकंड वाली ज्यादा होगी। ठीक है, देखो अब आगे, सो इजी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लेसर स्टेबिलिटी। इस वाले केस में वो ज्यादा आसानी से निकाल देगा और सेकंड वाले केस में आसानी से नहीं निकालेगा। यहाँ पे देखो फुल्ली फिल्ड है, मोर स्टेबल है, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी नीडेड। इस केस में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ठीक है,